कभी सोचा है गांव की चौपाल में क्या होता है? सिर्फ गपशप और हुक्के का धुआं? नहीं। असल में ये वो जगह है जहां वो कहानियां सांस लेती हैं जो जिंदगी और मौत के ताने बाने को बुनती हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों के जरिए गांवों के उन अनलिखे अनकहे नियमों को समझते हैं। ये देखिए, चौराहे पर दो दुनियाओं की सरहद मिलती है। गांव के एक बुजुर्ग की कही हुई ये बस एक लाइन नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। ये बताता है कि ये कहानियां, ये किस्से सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं है, ये तो एक तरह की गाइड हैं, एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए जहां अनदेखी शक्तियां असली हैं और हाँ, उनके अपने नियम कायदे हैं। तो यही हैं वो गांव के अनकहे नियम, और आज हम इन्हीं को समझने निकले हैं। वो कौन से नैतिक और अलौकिक नियम हैं जो इन कहानियों के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां हैं। नहीं, ये असल में चेतावनियां हैं, एक तरह की रूल बुक है जीने के लिए। सोचिए, जब अंधेरे में आग के चारों ओर बैठकर ये किस्से सुनाए जाते हैं तो वो सिर्फ किस्से नहीं होते, वो असल में पीढ़ियों को न्याय, कर्मों के अंजाम और उन ताकतों के बारे में सिखा रहे होते हैं जो हमारी नजरों से परे हैं। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे पवित्र नियम की बात करते हैं। ये है जमीन का कर्ज। ये नियम जुड़ा है इंसान और उस जमीन के बीच के एक बहुत गहरे, एक आध्यात्मिक रिश्ते से। वो जमीन जिसे वो जोतते हैं, जिससे वो अन्न पाते हैं। इसे समझने के लिए सुखिया की कहानी सुनते हैं। सुखिया एक विधवा औरत थी। उसने अपनी जमीन को सिर्फ पानी से नहीं, अपने पसीने से सींचा था। वो जमीन ही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन धनीराम के दादा ने धोखे से वो जमीन उससे छीन ली। कहते हैं सुखिया अपनी जमीन पर ही मर गई और उसकी आत्मा, वो हमेशा के लिए वहीं बस गई। और अब हर फसल कटने पर वो अपना हक जताने लौटती है। और जब वो लौटती है तो उसकी आत्मा सिर्फ एक ही बात कहती है, ये जमीन मेरी है। सोचकर देखिए, कितना सर्द एहसास है ये, कि कागज पर लिखी मिल्कियत का जमीन की रूह के लिए कोई मतलब नहीं है। ये हमें बताता है कि कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता, जमीन का भी होता है, मेहनत का भी होता है। और यहीं पर यह कॉन्सेप्ट आता है रूह का, मतलब जमीन की आत्मा। इन कहानियों का सार यही है कि जमीन किसी की भी हो सकती है, कागज पर नाम किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा हमेशा उसी की रहती है जिसने उसे अपने खून पसीने से सींचा हो। ये कहानियां सिखाती हैं कि जमीन की अपनी एक याददाश्त होती है और वो उसके लिए न्याय मांगती है जिसने सच में उसकी परवाह की हो। अच्छा, अब बात करते हैं नियमों के अगले सेट की, और ये हैं अंजाम की चेतावनी। मतलब वो नियम जो इंसानी घमंड और नैतिक गलतियों की सजा से जुड़े हैं, और ये सजाएं अक्सर सीधी और बहुत कठोर होती हैं। अब इसकी मिसाल है गांव के बीच का वो नीम का पेड़। वो पेड़ सिर्फ पुराना नहीं था, वो एक संरक्षक था जिसके अपने नियम थे। और कहानी है मास्टर देवकी नंदन की। शहर से पढ़कर आए थे, थोड़े शक्की मिजाज के, गांव वालों की बातों को, उनके विश्वास को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने ठान लिया कि वो उस पेड़ की चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे। वही पेड़ जिसके नीचे रात को कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता था। तो हुआ ये कि उस पेड़ के संरक्षक ने उन्हें 3 सीधी चेतावनियां दी, 3 दस्तकें। पहली दस्तक का मतलब था, मैं यहां हूं, एक सीधी सादी चेतावनी। दूसरी दस्तक, मुझे पता है कि तुम यहां हो, मतलब अब तुम्हें देख लिया गया है। और फिर तीसरी दस्तक, ये आखिरी मौका था, अब चले जाओ वरना अंजाम भुगतो। लेकिन मास्टर साहब तो ठहरे मास्टर साहब, उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। एक और नियम है जो बहुत सीधा साधा है, अपने दरवाजे से किसी थके हारे मुसाफिर को कभी खाली हाथ मत लौटाओ। क्यों? क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कौन आपकी परीक्षा ले रहा है। और इस नियम को तोड़ा था हरिभजन ने। एक नंबर का कंजूस आदमी था। उसने मेहमान नवाजी के सबसे बुनियादी उसूल को तोड़ा। एक बूढ़े थके हुए मुसाफिर को रात में पनाह देने से साफ मना कर दिया। और फिर उसने 7 रातों तक ऐसी पीड़ा झेली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अब यहां मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। इन कहानियों में न्याय का एक सीधा साधा हिसाब है, जैसा अपराध वैसी सजा। देखिए, शक्की मास्टर ने अपनी जुबान से, अपनी बातों से घमंड दिखाया था तो उसने अपनी आवाज ही खो दी। और कंजूस हरिभजन ने लालच दिखाया, किसी को पनाह नहीं दी तो उसने 7 रातों तक अपना सब कुछ धीरे धीरे खोते हुए देखा। सबक बहुत साफ है, सजा हमेशा हमेशा अपराध के बराबर होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां आज भी जिंदा क्यों हैं? क्यों समाज में इनकी इतनी गहरी जड़ें हैं?
इनका असली मकसद क्या है? इसका एक बहुत बड़ा जवाब ये है, ये किस्से वहाँ पर न्याय का एक एहसास दिलाते हैं जहाँ इंसानी व्यवस्था, हमारा कानून अक्सर नाकाम हो जाता है। इन कहानियों में जो आत्माएं हैं, जो दूसरी शक्तियां हैं, वो एक तरह से कॉस्मिक बैलेंस बनाने का काम करती हैं। वो ये पक्का करती हैं कि लालच, धोखा और जुल्म बिना सज़ा के न रह जाएं, खासकर तब जब दुनिया का कानून आंखें मूंद लेता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये किस्से सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, ये तो उस गोंद की तरह हैं जो एक समुदाय के मूल्यों को आपस में जोड़े रखती हैं। ये एक मॉरल कंपास का काम करती हैं, हमें अनदेखी चीज़ों का सम्मान करना सिखाती हैं और सबसे ज़रूरी, ये पुरखों के ज्ञान को सहेजकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाती हैं। और आखिर में हम आपको उसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो गांव के उस बुजुर्ग ने विनम्र हो चुके मास्टर देवकीनंदन से पूछा था। इस दुनिया में बहुत कुछ है जो किताबों में नहीं है ना? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे आज के ज्ञान की सीमाओं के बारे में और उस सदियों पुराने ज्ञान की ताकत के बारे में जो आज भी इन कहानियों में जिंदा है।